सो आप लोगों ने परसेप्शन कभी सुनी है कि कभी किसी के मुंह से आपने डेफिनेटली सुना होगा हिस्ट्री इज वेरी बोरिंग? यस सर, Yes, मोस्ट sir. ऑफ यही द सुना Yes, है sir. mostly. सुना है? The कोई most बात नहीं। common perspective is द history is मोस्ट, boring. यस, पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है हिस्ट्री जब क्लास 5 6 क्लास 6 में बच्चा जाता है हमारे सीबीएसई पैटर्न के अंदर, जब उसकी एसएसटी की बुक डिवाइड होती है करियर ज्योग्राफी सिविक्स एंड हिस्ट्री में, तो उसके दिमाग में परसेप्शन बिठा दिया जाता है कि इट्स क्वाइट बोरिंग एंड यू नीड टू हैव रेक्टिफिकेशन ओवर इट। ठीक है, Yes, जैसे sir. कि पीयूष ने मुझे बताया अभी कि हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, आपको यहाँ पे जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब, आपको ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि हिस्ट्री तब आपको बोरिंग लगेगी जब आप इसको किसी भी सेक्शन से रैंडमली पिकअप कर लोगे। रैंडमली पिकअप करने का मतलब कि एकदम से मन आया चलो यार आज आर्यंस को पढ़ लेते हैं, आज मुगल्स को पढ़ लेते हैं, नहीं। जब तक हिस्ट्री में कनेक्टिविटी नहीं आएगी, याद रखिएगा, मैं फिर से बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट्स में डाल रहा हूँ, उसको अपने 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 प्लीज नोटपैड पे लिख लीजिएगा। जब तक आप हिस्ट्री को कनेक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस एग्जामिनेशन। और हमारे यूपीएससी एग्जाम में एक बहुत कमाल की बात ये होती है कि हमें अपना एक कॉन्टेक्स्ट, जो सपोज करिए कि हिस्ट्री का कोई कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम मल्टीपल स्पेस में यूज कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट में इंटरचेंज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हिस्ट्री के बारे में एक बहुत जनरल सी बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपके ऊपर विमेन एम्पावरमेंट का कोई आपको ऐसे दे दिया गया या आंसर लिखने को दे दिया गया, तो अगर आप उसकी बिगिनिंग करेंगे तो बिगिनिंग जो है विमेन की जो पावर, विमेन की जो सोसाइटल स्टेटस था, उसका जो डिटेरियोरेशन है वो स्टार्ट होता है आपका लेटर आर्यन पीरियड से। ठीक है, द सेकंड फेज ऑफ आर्यन आर्यन एज के। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से पिकअप करके लिखेंगे, लाइक गार्गी, गार्गी कॉलेज सुना है किसी ने? गार्गी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गार्गी कॉलेज। यस सर, Who was Gargi and Yajnavalkya? It was an episode which had occurred in the second part of the Vedic age, आर्यन एज का सेकंड, जो लेटर वैदिक एज था उसके अंदर होता है। और वहां से देखा जाता है कि यज्ञवाल्क्य और गार्गी दोनों जो स्कॉलर्स थे, जो स्कॉलर सीयर एंड स्कॉलर सेज थे, उनमें उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, ईगो ईगो टकराते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो यज्ञवाल्क्य थे, बिकॉज ही वाज अ मेल पार्ट, एंड वो जो है डोमिनेट कर जाते हैं सीयर के ऊपर, और वहां से देखा जाता है कि जो विमेन के जो सोशल राइट्स हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। सो आपको ये चीज तब पता रहेगी जब आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी, फाइन। और जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ के अपना पेपर दे रहे होगे, अब जब आप अच्छे से पढ़ के अपने पढ़ा पेपर दे रहे होगे, आपके पास कई सारे इंस्टेंसेस होंगे जो कि आप अपने एसे में, आपकी आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। और याद रखिएगा, इस तरह की कोटेशन से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और हमारे लिए हर एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी मार्क्स काउंट्स इन द यूपीएससी। एक एक मार्क्स अगर आपका नीचे चला जाएगा तो आपकी 20 रैंक फिसल जाती है। तो आइए, ये मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द मेन सिलेबस। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट। आप लोगों को पीपीटी दिख रही है, दिखनी शुरू हो गई? Yes, sir. यस सर, ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे, हम लोग टोटलिटी में हिस्ट्री का पूरा मॉड्यूल लेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बाइफिकेशन करते हैं यूपीएससी के लिए, तो हमारे पास 6 मॉड्यूल निकल के आते हैं। हालांकि जो यूपीएससी का सिलेबस है इसको 6 मॉड्यूल में डिवाइड नहीं करता, बट हम लोग जो है इसको 6 मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, सो दैट हमारी कन्वीनियंस और बच्चों की कन्वीनियंस के लिए। तो उसमें जो 6 मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, हम लोग इस टोटल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, विल ट्राई टू सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस हिस्ट्री। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिस्ट्री को क्या क्या होता है। देन हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। देन आफ्टर, द रोल ऑफ डेट लाइन इन द हिस्ट्री। आप सभी लोगों को जो है बीसी और एडी में काफी कंफ्यूजन होगा, जिसको हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद एक आता है सीई एंड बीसीई। ठीक है, एक और डेटिंग का तरीका होता है, एक और डेटिंग का जो डेटिंग का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनिट हम डिफाइन करते हैं, बीसीई एंड एनसीई, उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेसिकली हम इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, उसको कैसे डिसिफर किया गया है, और कैसे हम लोगों ने इसको यूटिलाइज करने की बात करी है। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं एंड मेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सो दैट वी कुड स्ट्रेटेजाइज कि हमें किस हिस्ट्री के किस सेक्शन पे किस तरीके से काम करना है, फाइन। एंड अल्टीमेटली विल टॉक अबाउट द बुक्स फॉर द हिस्ट्री। एंड इसके बाद एक टॉपिक और है जो कि मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में मेंशन नहीं किया। हम लोग देखेंगे कि हमारा पूरा सिलेबस क्या है, हम कितने चैप्टर्स कवर करने वाले हैं विद इन दिस विद इन अपकमिंग 50 डेज, फाइन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज हिस्ट्री। The study of the past is called history. Most of the people told me the same thing. It tells how, when, and where people developed the earliest cultures. Fine.
हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट डे में जो आज के डेट में हम अपने मोबाइल्स को यूज करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग इस समय भी आप लोगों से टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। बट ये आज से 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी, आज से 20 साल पहले और भी चीजें नहीं थी, और आज से 100 साल पहले प्रोबेबली बहुत सारी चीजें जो आज हमें दिखती हैं वो नहीं थी। तो बेसिकली ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग जो है, शुरुआत से अगर बात करते हैं फ्रॉम द मेगालिथिक स्ट्रक्चर से बात करते हैं, अर्ली प्री हिस्ट्री से बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग वाज जस्ट पहले वो होमो इरेक्टस बना, होमो इरेक्टस के बाद वो होमो सेपियन बना। मैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइन। तो जब बायोलॉजिकली जब इवॉल्व हो गया तो सबसे पहले क्या किया वो, at the time of evolution, at the time of homo being homo erectus, or at the time of being homo sapien, he was a food hunter and gatherer. Now why he was food hunter and gatherer, कोई बताएगा? Why he was in the earliest man was hunter and gatherer? Why he was food hunter and gatherer? Because he did not know how to cultivate. उसे एग्रीकल्चर करने नहीं आती थी। फिर टाइम पास हुआ, थोड़ा सा टाइम आगे चला, उसने देखा कि उसने नए तरीके सीखे, टाइम अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखी, एंड उसको पता चला कि भाई एग्रीकल्चर जैसी कोई चीज होती है। फिर उसने एग्रीकल्चर से काम करना शुरू किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जब वो एग्रीकल्चर करने लग गया तो वो सेटल डाउन हो गया, जब एग्रीकल्चर नहीं करता था वो वेंडर था, ठीक है, वो फूड हंटर एंड गैदरर था। जब वो एग्रीकल्चर जानने लग गया तो उसने टूल्स बनाने शुरू किया। जब वो हंटर गैदरर था तो उसके पास जो वेपन्स थे। ये बेसिक डिफरेंसेस है जो कि हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करने एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर पीपल डेवलप्ड द अर्लीस्ट कल्चर्स। फाइन। नाउ मूविंग अहेड। Okay, the next question is why to study it? Studying history enables us to develop the better understanding of the world in which we live. Like दीक्षा ने आई थिंक ये बात बोली थी कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट डे में, अगर हमें अपने पास्ट के बारे में पता होगा तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें काम कर सकते हैं। फाइन। जैसे कि हम लोग आज की डेट में कोविड-19 के हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इस टाइम, पूरा वर्ल्ड इस टाइम कोविड-19 से जूझ रहा है। हम लोगों के सामने एक ग्लोबल पेंडेमिक आया हुआ है, एक ऐसा वायरस है जो कि दिखता नहीं है बट किसी की बॉडी में चला जाए तो उसको खासा नुकसान पहुंचा सकता है। करीब 2 1 लाख लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, एंड सो एंड सो। तो अगर अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1918 में भी इस तरह का एक वायरस आया था, इसको स्पेनिश फ्लू कहा गया था, एंड उसके एक्सपीरियंस को मिक्स करते हुए हम प्रेजेंट डे की स्ट्रेटेजी को डेवलप कर रहे हैं। फाइन। तो ये क्या है, हम लोग अब जब हमारे पास एक मुसीबत आई तो हमने वैसे ही मुसीबत 100 साल पहले की मुसीबत को देखा, एनालाइज किया, एंड अकॉर्डिंगली प्रेजेंट डे में भी जो है हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं उस चीज को टैकल करने की, और काफी हद तक हम लोग कामयाब भी है। बेसिकली इंडिया में तो हम लोग काफी कामयाब हैं अभी तक, ठीक है। Now, building knowledge and understanding of historical events and trends, especially over the past century, enable us to develop how much greater appreciation for the current events today. फाइन। ये बेसिकली ये बात ये बोल रही है कि अगर हम 100 साल पहले की बात करें, 100 साल पहले अगर हम बात करते तो वी डोंट हैड टेलीफोन्स। यस, वी डू हैड रेलवेज, पर रेलवेज इतनी एडवांस नहीं थी। हमारे पास सब चीजें मतलब उस टाइम इवॉल्व होनी शुरू हुई थी। अगर हम मोटर कार्स की बात करें तो वो भी इवॉल्व होना शुरू हुआ था, साइंस इवॉल्व होना शुरू हुआ था। एंड आज की डेट की अगर बात करें तो आज हम 100 साल में जो है टेक्नोलॉजी को काफी हद तक काफी आगे ले जा चुके हैं, और जिसको हम लोग आजकल आज की डेट में एंजॉय भी कर रहे हैं। फाइन। और दिस इज व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। फाइन। नाउ आप सभी को आप सभी को पता है डेट लाइन के बारे में, एडी एंड बीसी एंड BC is before Christ era and AD after एनो डोमिनी। and the एनो डोमिनी इज लाइक फर्स्ट ईयर, या फिर जीरो कह सकते हैं। देखो एक तरह की हम, आप लोगों को याद होगा 6 क्लास में हम लोग एक नंबर लाइन पढ़ते थे, ठीक है। ये यहाँ पे जीरो होता था, और यहाँ से जो राइट होते थे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, यहाँ से जो सारे लेफ्ट होते थे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते थे। तो जीरो को माना गया है एडी। एडी का मतलब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसके पहले जो भी होगा दैट इज बिफोर क्राइस्ट, दैट इज बीसी, और इसके बाद जो भी होगा दैट इज एनो डोमिनी। बट इस पे भी एक कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी, अगले साइड में पता चलेगा। सो देखो बीसी एंड एडी और बीसीई और सीई में दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज दिस पॉइंट जीरो, जहाँ पे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोला जाता है, एंड इससे पहले जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी साल होंगे उसको बिफोर क्राइस्ट बोला गया, बिफोर क्राइस्ट बोला गया था, ठीक है। मतलब 10 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, 100 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, 30 ईयर्स का, 3000 ईयर्स का बिफोर क्राइस्ट, एंड इसको बोलेंगे एनो डोमिनी। फाइन। बट यहाँ पे क्या है कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर की तरह काम करता था, इसलिए क्या हुआ, एक नई टर्मिनोलॉजी लाई गई जिसको हम बोलते हैं सीई। सीई क्या होता है, सी इज कॉल्ड कॉमन एरा। कॉमन एरा भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, बट ये एक मोर सेक्युलर टर्म है एज कम्पेयर टू दिस क्रिश्चियन टर्म।
बस यही डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि प्रेजेंट डे की जो हिस्ट्री राइटिंग होती है वो सीई या बीसीई में चलती है। तो बीसीई का मतलब हो गया नॉट बिफोर क्राइस्ट एरा बल्कि बिफोर कॉमन एरा। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन एरा। एंड इसके बाद जो भी चलेगा वो सीई में चलेगा, कॉमन एरा। एंड इससे पहले जो भी चीज चलेगी वो चलेगी आपके बिफोर क्राइस्ट एरा में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर। तो आप समझिए कि अगर हम यहाँ से क्राइस्ट के पीछे चलते हैं, तो अगर हम बात करेंगे 500, तो 500 और 1000 में जो है 500 वुड बी मोर नियर टू जीरो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से उल्टी गिनती हमें काउंट करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं बोलूँ 2500 2500 बीसी, तो वो क्या हो गया, 2000 साल अभी प्रेजेंट आफ्टर सी के, 2500 साल पीछे जाएगा, तो 4500 साल का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आता है बच्चों को हिस्ट्री के अंदर बेसिकली। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये स्लाइड दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे मूव करते हैं ना। अब हम बात करेंगे क्रोनोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी क्या होता है, किस ऑर्डर में हिस्ट्री में चीजें अकर हुई। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग इसको इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली ही बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ। लाइक 30,000 टू 7,000 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 30,000 साल क्राइस्ट के बर्न होने से 30,000 साल पहले से। और ये जो आपका है 23,000 साल का हो गया। ठीक है, 30,000 बीसी टू 7,000 बीसी के बीच में क्या हुआ, भीम बेटका रॉक शेल्टर्स। इसको हम मेगालिथिक मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा कह सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव 7,000 टू 3,000 3300 बीसी, वी कॉल इट मेहरगढ़ कल्चर। ठीक है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ओनली, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, then we have early Harappan phase that we count between the 3300 to 2600 BC। ये करीब चला आपका 300 प्लस 400 700 साल। फाइन, देन आफ्टर दिस इज द टाइम वेयर वी कॉल इट एज मैच्योर हड़प्पन कल्चर, 2600 BC to 1700 BC। देन विल टॉक अबाउट द लेटन हड़प्पन कल्चर। ठीक है, सिमिलरली टाइमलाइन आगे बढ़ता जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें आ रही है, वैदिक एज आ गया, ऋग वैदिक पीरियड आ गया, लेटर वैदिक एज आ गया। then we will see the rise of Jainism and Buddhism, the two prominent religion which two prominent and the most ancient religion in the world which originated in India itself। fine, देन आफ्टर जिसके जस्ट बाद हम देखते हैं अशोका को पढ़ेंगे, अशोका वगैरह, अशोका तो जा चुके हैं पीछे। इसके बाद हम गुप्तास वगैरह केज पढ़ेंगे। तो ये आ गया आपका अर्ली मिडिवल पीरियड। ठीक है, ये जो टाइम है आपका देख रहे हैं 500 से ये 1380 तक का ये जो टाइम है आपका, ये टाइम है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। ये ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एंशिएंट इंडिया जो है हमारे मिडिवल इंडिया में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल टाइम है, काफी लंबा टाइम था। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेटर मिडिवल पीरियड। यहाँ पे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत को। पोस्ट मिडिवल एरिया देखेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे मुगल्स की। पूरा का पूरा टाइम मुगल्स का ही है। ठीक है, एंड 1818 के बाद जो है यहाँ थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं लगता हूँ कि थोड़ा सा इसमें हमें मार्क करना पड़ेगा। द एरा इज 1757 से हम समझते हैं कि हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू हो चुका है, कॉलोनियल एरिया शुरू हो चुका है। क्योंकि 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो राइट्स है, दीवानी राइट्स हैं और जो बाकी राइट्स हैं, सिविल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस के सारे राइट्स जो हैं वो इंडियंस के हाथ से निकल कर, और या फिर हम कह सकते हैं मुगल्स के हाथ से निकल के, या फिर हम कह सकते हैं कि इस्लामिक रूलर्स के हाथ से निकल के यूरोपियंस के पास चले गए थे। देन आफ्टर 1947 टू प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कहते हैं। 1947 15 अगस्त को हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी। फाइन, नाउ अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी। So, inscriptions, ओके manuscripts, ओके like there were certain books like I don't know, Shastra, but that's like too late, like later in the era. ओके, गुड इनफ। एनीबॉडी एल्स? Sir, stone tools, ठीक है, bones, fossils. फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स, नो नॉट नॉट द फॉसिल्स। ठीक है, ठीक है, दीक्षा बताओ। Poems and novels, something. नॉवेल्स? Sir, sorry, poems like जो पहले लोग लिखते थे and all. Sir, coins. So, Archaeology. so pottery. यस, इट्स अ गुड एग्जांपल। बेसिकली हम लोगों ने बहुत हैप paintings also. यस, बेसिकली हम लोग, यस करेक्ट करेक्ट रश्मि, हम लोगों ने बेसिकली बहुत हैप पैसेज में बात कर ली है। अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, चीजें यही हैं बट इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हम हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम बेसिकली दो चीजों की बात करते हैं। एक आता है लिटरेरी सोर्स, एक आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है,
तो लिटरेरी सोर्स दो पार्टों में डिवाइडेड, रिलीजियस सोर्स एंड सेक्युलर. वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री ओनली, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल हिस्ट्री. वैसे ग्लोबल हिस्ट्री इसी चीज में डिवाइड होगी, बट उसमें रिलीजियस का जो लिटरेचर होगा कम होगा. फाइन. तो रिलीजियस लिटरेचर में क्या है कि हिंदू 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 रिलीजियस लिटरेचर जैसे कि ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, चारों वेद हो गए, अरण्यकास हो गए, एंड तरह तरह की किताबें हो गई. बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया त्रिपिटका, जैन जैन लिटरेचर हो गया. तो ये हो गया आपका. इसके थ्रू हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वाया लिटरेरी सोर्सेस. देन आफ्टर सेक्युलर की बात करते हैं. सेक्युलर में जो ट्रेवलर्स आते थे, जैसे कि मार्को पोलो आए थे, हमारे फाहियान आए थे, शिनशान आए थे. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना ट्रैवल अपना ब्लॉग लिखते. ब्लॉग मतलब उस टाइम ऑनलाइन ब्लॉगिंग नहीं होती थी. वो अपनी कॉपी में लिखते थे, अपनी कहीं भी उसमें मेंशन करते थे. तो उन सब चीजों से, उनकी बायोग्राफीज से, जो उस टाइम के प्लेस थे, जैसे कि अभी अभिज्ञात शकुंतलम, वेरी फेमस प्ले, ठीक है, ड्रामास थे, पोएम्स थी, जैसे अभी दीक्षा ने बताया, ठीक है, ट्रीटीज थी. इन सभी डॉक्यूमेंट से जो है हम ट्राई करते हैं कि हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है. तो ये होगा लिटरेरी सोर्स. वहीं अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास कॉइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंक्रिप्शंस हैं, आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड अदर सच थिंग, जैसे कि किले बने हुए हैं, बहुत सब चीजें हैं, ठीक है. तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि अगर हम बात करें, लेट्स से किसी भी एंशियंट मॉन्यूमेंट को उठा लो, किसी भी एंशियंट बोल रहा हूँ, किसी भी मॉन्यूमेंट को उठा लो, दिल्ली एनसीआर में हम सबको. लेट्स से कि ताजमहल की बात करते हैं. तो ताजमहल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू ताजमहल? Sir, me. कैन काइंडली Same, रेज योर sir. हैंड्स. ओके. तो क्या क्या देखा आपने वहाँ पे ताजमहल में? Sir, Taj Mahal में हाँ, आपने जाके व्हाइट संगमरमर की white हाँ, बस एक किला, बस एक टूम देख के आगे, कि और भी कुछ नोटिस करने वाली चीज थी उसके अंदर? तो tomb. सेंटर लाइन, हाँ. तो वहां से मतलब हर पिलर से सेंटर लाइन का कोई कॉन्सेप्ट था. कौन बोल रहा है? सर रक्षिता. रक्षिता, यस. बट वो भी इतना परफेक्ट नहीं है, वहां पे भी कुछ फर्क है. अदर देन दैट, एनीबडी एल्स? सागर, यू वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट? So मैं कवर देख के वापस आ गया. हाँ, सागर, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट हियर? No, sir. I just saw the tomb and just came back. ओके ओके ओके. केशव? सर उसमें चारों तरफ से सिमेट्री है, सबसे पहली बात. ओके. और यार तुम सिविल इंजीनियर हो. और उसके बारे में गाइड जो बताते हैं वो सारे चीजें हैं. अच्छा, गाइड क्या क्या बताते हैं? गाइड तो बताते हैं कि चलिए ओके, चलिए लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है. हाँ पीयूष, एक मिनट. पीयूष जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं. पीयूष, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर वहाँ पे जो मैंने चीज नोटिस करी थी, मतलब उर्दू लैंग्वेज में उन्होंने कुछ कुछ चीजें लिख रखी थी अपनी. अरे भाई, दैट इज कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. वो जो भी है सर, आई डोंट नो. ओके, चलिए. बहुत साल पहले विजिट किया था. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, हमारा ताजमहल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. काइंडली मेरी दिमाग में, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है. आई एम नॉट अ वेरी गुड पेंटर, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग. जस्ट अ मिनट, आई नीड टू शेयर वन न्यू स्क्रीन हियर. ओके, जस्ट अ मिनट. आई एम शेयरिंग यू अ व्हाइट बोर्ड, एंड उसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. आप लोगों को व्हाइट बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. ओके. तो हम लोग देखते हैं कि ताजमहल का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरीके से है, ठीक है. ये ताजमहल है. यहाँ पे आपकी एक दीवार बनी हुई है, यहाँ पे आपका ताजमहल बेसिकली खड़ा है, ठीक है. पीछे से आपका यमुना जा रही है, एंड इफ यू सी ऑन द बैक, यहाँ पे भी एक मतलब जो नदी के दूसरे छोर पे जो है, यहाँ पे भी कुछ पत्थर रखे हुए हैं. ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन होता होता रुक गया है, ठीक है. ऐसा लगता है, आपने देखा होगा, जो भी गया होगा पता चल जाएगा. बैक साइड में सर. Sir, मेहताब बाग जो हाँ, I'll tell you, ठीक है. तो और बाकी यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गेट है. उसके बाद एक बाहर भी पूरी बाउंड्री है, ठीक है. तो सबसे बड़ी जो चीज होती है किसी भी मुगल आर्किटेक्चर के अंदर, वो ये होती है कि इसके अंदर सिमेट्री बहुत जबरदस्त होती है. ग्रीन का बड़ा रोल होता है. फाइन. सो जैसे कि हम टॉप व्यू देखते हैं, आप में से काफी लोगों ने इंजीनियरिंग करी होगी. टॉप व्यू होता है जब हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं या फिर हम कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमें ईडी पढ़ाई जाती है, दैट वी कॉल इट एज इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो उसमें कई तरह के व्यू देखते हैं. जब हम टॉप व्यू देखते हैं, तो टॉप व्यू अगर देखा जाए, तो जो ये कहा जाता है, शाहजहां ने जो है, जो नक्शा जन्नत का
इस्लाम की बुक, कुरान की बुक में बताया गया, उसको उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है जमीन पे, पहली चीज। ठीक है, और ये चीज मैं बहुत ऑथेंटिकेट तरीके से बोल सकता हूँ, बिकॉज 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 ये चीज डिस्कवरी चैनल की एक पूरी वो आई थी, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी चैनल की एक पूरी वो थी, क्या नाम है, एक डॉक्यूमेंट्री थी। आप जाके चेक करिएगा, आपको यूट्यूब पे डेफिनेटली मिल जाएगी, और डेफिनेटली इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जो तो ताजमहल तो था पूरा एक एक टाउन बनाया गया था, और टाउन इस तरह से बनाया गया था, इस तरह डिजाइन किया, उसका आर्किटेक्चर इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो ऐसा लगे कि वो जन्नत जो है जमीन पे उतार दी गई हो, जो जन्नत का जो नक्शा जो एक कुरान की किताब बताती है, दैट इज बीइंग ड्रॉन हियर फ्रॉम द टॉप व्यू। साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पे यमुना नदी है, और अगर आप जाओगे, जैसे ही आप ताजमहल की पार्किंग में जाते हो, तो आपको कई सारे गाइड आपसे मिल जाते हैं, बोलते हैं कि 20 हजार मजदूरों के हाथ कटवा दिए, एंड देन दे विल से कि एक और ताजमहल, काला ताजमहल, कॉन्सेप्ट ऑफ काला ताजमहल सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. किसने किसके सुना, रेज योर हैंड्स। Yes. So तो जैसे ही बोलते हैं कि ताजमहल की यमुना नदी के दूसरी तरफ आप देखिएगा, तो वहां पे जो है शाहजहां काला ताजमहल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा पहला सवाल कि अगर आपके पास एक ही ब्रांड की क्या आप एक ही ब्रांड की दो गाड़ियां खरीदेंगे? नहीं No. खरीदेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या काले पत्थर को, ग्रेनाइट जो होता है, काला पत्थर बेसिकली ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट को क्या तराशा जा सकता है? हाँ जी केशव। सर ग्रेनाइट को तराशा जा सकता है? नहीं तराशा जा सकता। नक्काशी करी जा सकती है ग्रेनाइट पे? कभी आपने देखा ग्रेनाइट पे कोई मंदिर बना हो? नहीं sir. No, sir. क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उसकी जो टेंशन, बहुत हार्ड पत्थर होता है, आप उसे टच करेंगे तो टूट जाएगा, अंटिल सपोर्ट ना मिले। बहुत 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 ज्यादा हार्ड पत्थर होता है, और इसलिए वो किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बट मार्बल कैन। तो पहली बात, ब्लैक कलर का ताजमहल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आया कन्विक्शन से। तो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सचेत कर दूं, हिस्ट्री दो चीजों पे चलती है, एक होता है कन्वेंशन, एक होता है आपका जो व्हाट इज रिटन। तो हमें रिटन वाली फॉलो करनी है, कन्वेंशन को फॉलो नहीं करना है। फाइन। लाइक रक्षिता, यू आर फ्रॉम राजस्थान, राइट? Sir. तो राजस्थान में यू मस्ट हैव हर्ड मल्टीपल स्टोरीज ऑफ वैलर राजपुतानास, Yes, करेक्ट? sir. सो Yes, sir. एनीबॉडी बीन टू जयपुर? किसी जयपुर के उसमें गए Yes, हो किसी sir. अमेरे किले में? जब आप जाओगे तो यू विल फाइंड अ वेरी ह्यूज तलवार, एंड लाइक बहुत बड़ा Yes, एक sir. लोहे का सूट। ठीक है, Yes, sir. Yes. I like. तो सॉरी टू से दिस बट नो ऑफेंस फ्रॉम माय एंड, बट मेरा मेरा एक लॉजिक है इसके पीछे कि अगर महाराणा प्रताप जब अगर वो 40 किलो का सूट पहनते, तो वो क्या वो उसके पहन के क्या उससे लड़ाई कर सकते थे? No, sir. I don't अगर think so. अगर मैं बोलूं, आज के डेट में इंडियन आर्मी जो हमारी सियाचिन में घूमती है, जो पेट्रोलिंग करती है, उनके बैग 16-16 किलो के होते हैं। वो लोग इतनी टफ कंडीशन में 16 किलो उठा के नहीं कर सकते हैं। तो जयपुर इज नॉट 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 अ गुड, नॉट, जयपुर में भी जो क्लाइमेट कंडीशन है कुछ खास अच्छी नहीं है, गर्मी बहुत होती है, ऊपर से लोहे का सूट। और सर Yes. उसके ऊपर से हाँ इतनी भारी तलवार। हाँ, इतनी भारी तलवार। तो तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को तो आप सब लोग जानते होंगे। Yes, Yes, sir. his ठीक है, bat was heavier than. सबसे हैवियर बैट था उसका क्रिकेट में, सबसे हैवियर बैट से खेलता था वो। उस बैट से भी 5 गुना ज्यादा भारी तलवार है वो। इज इट Yes. पॉसिबल फॉर यू टू होल्ड इट लाइक दिस? So basically, I'm not trying to mock anything, but yes, history is being created on convention. कई हिस्ट्री जो होती है, मैं आपको बस ये डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि हिस्ट्री जो होती है वो कन्विक्शन पे भी चलती है, और रिटन फैक्ट्स पे भी चलती है। So my point is that कि we are civil service aspirants and we need to follow the written history, not the convictions. Fine. So basically क्या बोला जाता है कि यहाँ पे काला ताजमहल था, वापस coming back to this ताजमहल, तो actually it was not काला ताजमहल, it was called मेहताब बाग. And what is मेहताब in Urdu? मेहताब is called as चांद, चांदनी चांद। बाग, चांदनी बाग बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शाहजहां की सोच बताई जाती है कि शाहजहां जब अपनी बेगम मुमताज के साथ रात को, चांदनी रात में वहां बैठे ताजमहल के पीछे, तो वो बहते हुए यमुना के पानी में, ठीक है, मेहताब बाग में बैठे, तो वो बहते हुए यमुना के पानी में ताजमहल का अक्स देखें, अक्स मतलब परछाई देखें। Reflection. और अच्छा। that is called heights of romance of that time. ठीक है, but this is the thing, this is the thing which that documentary says. अब कोई डिस्कवरी टीवी जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो वो वेल रिसर्च कंटेंट से बनाता है, ठीक है, they don't go through the Indian news channels. Fine. तो is that clear? तो हमें हिस्ट्री में हमें कन्विक्शंस को हमें ध्यान देना है रादर देन, हाँ आप लोगों को क्लियर हो गया? हमें हिस्ट्री में जो है कन्विक्शंस को ध्यान देना है रादर देन व्हाट? Conventions.
कन्वेंशंस, यस, ये चीज याद रखिएगा। तो जो भी हिस्ट्री का हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने आए तो उसको आंख बंद करके मत मत ले लीजिएगा, हाँ भाई क्योंकि मेरे फादर ने कहा, मेरे ताऊजी ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, किसी ने भी कहा। जब तक वो क्रॉस चेक किसी 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 रिटन बुक से ना हो तब तक उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कन्विक्शन खेलने नहीं आए, हम लोग बहुत सीरियस गेम खेल रहे हैं और हमें वो हम सभी को वो गेम जो है पास करना है, हमें वो क्रॉस करना है। करेक्ट गाइस? शैल वी Yes, मूव sir. अहेड? ओके गाइस, सो Sure. मूविंग अहेड। फाइन, सो नाउ अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के सेक्शंस की। ये आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कैसे होती है। अच्छा, जो न्यूमेस्टिक्स होते हैं जिसको बोला जाता है कि जो स्टडी ऑफ पॉइंट्स को न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर चीज की जिसको हम बोलते हैं सेक्शंस ऑफ हिस्ट्री टू बी कवर्ड फॉर यूपीएससी आईएएस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो मैं सेक्शंस को मैंने डिवाइड कर दिया है। सो वी हैव एंशिएंट इंडिया जिसे हम बोलते हैं प्राचीन भारत हिंदी में, मिडेवल इंडिया जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत इंडिया हिंदी में, मॉडर्न इंडिया जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत हिंदी में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लाइक पोस्ट मॉडर्न इंडिया की मतलब आजादी के बाद का भारत, आर्ट एंड कल्चर कला और संस्कृति, एंड विश्व का इतिहास दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 6 सेक्शंस हमें कवर करने होते हैं। बट क्या इन 6 सेक्शंस के जो इंटेंसिटी होती है वो हमें सबको उसी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, उसी दिमाग लगा के पढ़ना होता है, उसी मेहनत से पढ़ना होता है? एनीबॉडी कैन कमेंट हियर? हिस्ट्री के 6 सेक्शन क्या हमें वही मोटी मोटी किताबों से पढ़ना पड़ेगा लेथार्जिक तरीके से, या फिर हम इसमें कोई चीजें हम इसमें स्ट्रेटेजिकली टैकल कर सकते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ। हम लोग इसमें स्ट्रेटेजिकली चीजें को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स में हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। प्रीलिम्स में हमें पढ़ना, प्रीलिम्स में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर से आएंगे। 4 सेक्शन आएंगे, ठीक है। और इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 6 में जो 6 के 6 सेक्शन मैंने पीछे बताए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 2 सेक्शन है, ठीक है। इन दोनों सेक्शन में किसी भी तरह की ढिलाई जो है आपके मार्क्स पे बहुत सीरियस फर्क डाल सकती है। हम लोग एंशिएंट इंडिया को थोड़ा हल्के तरीके से पढ़ सकते हैं, हल्के तरीके से मतलब पढ़ना तो सारा ही पड़ता है, बट हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से यूज करना है, दैट इज द स्किल जो कि हम इस 50 अगले आने वाले जो 50-60 दिनों के अंदर जब तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम इसको सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, मेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मॉडर्न इंडिया, पोस्ट मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। करेक्ट गाइस? आप देखो अगेन मॉडर्न इंडिया यहाँ पे भी है, आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे भी है। दैट मीन्स मॉडर्न इंडिया एंड द आर्ट एंड कल्चर वो सेक्शन है आपका हिस्ट्री का जो कि आपका प्रीलिम्स में भी है, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन में भी है, ठीक है। तो हमें उसमें जो है ज्यादा ध्यान देना ही देना है, क्योंकि इस पे हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इस पे हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। फाइन, तो ये आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का बाइफिकेशन हो गया। नाउ अब देखते हैं कौन कौन सी बुक्स को हम पढ़ सकते हैं। वी हैव एंशिएंट इंडिया, इसमें हम कौन कौन सी बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं? वी हैव एनसीईआरटीज, आर.एस. शर्मा एंड आवर नोट वुड सफाइस, के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिडेवल इंडिया में हम सतीश चंद्रा एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, बट आवर नोट्स अगेन विल सफाइस। मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी राजीव वहीर एंड अगेन आवर नोट्स, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बोलूंगा मॉडर्न इंडिया के अंदर आप लोग अगर पॉसिबल हो तो राजीव वहीर को रेफर कर लीजिएगा फॉर फैक्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स। फाइन, वैसे हमारे नोट्स में भी काफी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से बना के दिया गया, बट मैंने देखा है, ट्रेंड देखा है कि राजीव वहीर से वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो हमें इस पे थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इस पे हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मॉडर्न इंडिया, फाइन। पोस्ट मॉडर्न इंडिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया है एंड आवर नोट्स, आप हमारे नोट से भी पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कहीं भी कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री वी हैव जैन एंड माथुर एनसीईआरटी एंड अगेन आवर नोट्स, ठीक है। हमारे नोट्स सेल्फ सफिशिएंट है, आपको पूरा हिस्ट्री सेक्शन कराने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस एक बुक एक्स्ट्रा रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज राजीव वहीर फ्रॉम स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज इसे ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। छोटी सी बुक है बट बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, सर हाँ बताइए कौन बात कर रहे हैं? सर सागर। ये सागर, टेल मी। सर मेरे पास मॉडर्न इंडिया की बिपिन चंद्रा की बुक है, छोड़ दो, नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे काम की नहीं है। जनरली ये चीज रेकमेंड करी जाती है, यूट्यूब पे कई जगह पे रेकमेंड कर दी जाती है, क्योंकि लोगों को करेक्ट नॉलेज नहीं होती है। मैंने बिपिन चंद्रा ही पढ़ी हुई है, मैंने केशव रेड्डी पढ़ी हुई है, मैंने तारिक सर आई मोहम्मद हैव भी स्पेक्ट्रम, आपने लास्ट टाइम यस रिकमेंड यस की यस थी, यस हम पढ़ यस चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो कि पहले भी। यस यस काइंडली म्यूट योर माइक्स, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और मैं यहीं आपको जो है पूरे हिस्ट्री का जो है पूरे पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आगे जब हम सिलेबस को कवर करें तो आपके पास पूरी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक मूव कर रहे हैं, और इनके बीच में जो ट्रांजिशनल चीजें होती हैं वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग विद द, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम एंशिएंट इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं, उसके हमारे क्या आउटपुट मिलेंगे। देन आफ्टर जो हमारा जो पहला मेन चैप्टर होगा दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक कल्चर। इसमें से डायरेक्टली प्री में क्वेश्चंस देखे गए हैं। प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, प्री हिस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री के उस टाइम को पीरियड को कहा जाता है कि उसके एविडेंस हैं, बट वो एविडेंस अभी तक डिसिफर नहीं हुए हैं। फाइन, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 3 तरह की एज पढ़ते हैं, हम पेलियोलिथिक एज पढ़ते हैं, हम मेसोलिथिक एज पढ़ते हैं, हम नियोलिथिक एज पढ़ते हैं। उसके बाद आती है चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज बेसिकली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को चैल्कोलिथिक एज में डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, इस पे कंट्रोवर्सी है बिटवीन द राइटर्स, बट अगर आप डाल भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 एजेस हैं। कौन सी है? पेलियोलिथिक एज है हमारे पास मेसोलिथिक एज है, हमारे पास नियोलिथिक एज है। काइंडली मेरी राइटिंग मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए। ओके, देन आफ्टर विल टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे कि कैसे हम लोग सेटल डाउन हो गए, कैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ गए, कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, क्या क्या चीजें हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कहाँ से आया, ये सब चीजों के बारे में बात करें। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? Yes, sir. ओके, सॉरी Yes. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फाइन, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। मैं कहाँ पे मेरी बात कट गई थी, बताएंगे थोड़ा सा आप? सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओके, बताएं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम फिर से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे कि कैसे हमारी सिविल इंजीनियरिंग बनी, कैसे जो ह्यूमन रेस से सेटल होनी शुरू होगी, कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आया, क्या उसकी एक्सटेंट थी, क्या डिक्लाइन के बारे में बात करी जाती है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा या फिर गगड़ आगरा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फाइन, इसका टाइमलाइन होगा करीब 2500 से, आप मान लीजिए 2500 BC से 1700 BC के आसपास इनका टाइमलाइन रहता है, जो मेच्योर वाला रहता है। ठीक है, फिर जो है हमारे हिस्टोरियंस जो है, अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हमारे जो हिस्टोरियन है, इन दोनों के बीच का जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, इसको अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं या उसको अभी रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं। तो जिस दिन रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे आप लोगों का सिलेबस बढ़ जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि आप उस रिकंस्ट्रक्शन से पहले पेपर क्वालिफाई कर लें। फाइन, देन आता है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में हम बात करेंगे वैदिक कल्चर 2 पार्ट में डिवाइड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है पूरा सामने आ जाएंगे, सारे कई तरह के भगवानों का जो जो हिंदू 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 जो लोग फॉलो करते हैं उन सारे भगवानों का नाम यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल सभाएं लगनी शुरू हो जाएंगी, कंसेप्ट ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी के अंदर पढ़ेंगे महाजनपद को। ठीक है, महाजनपद को पढ़ेंगे। पहले देखेंगे ट्राइबल्स, पहले छोटे छोटे, पहले क्या हुआ था, पहले हम देखिए स्क्रीन पे। पहले छोटे छोटे ट्राइबल, पहले क्या हुआ, छोटे छोटे ट्राइब ग्रुप आपस में मतलब अपनी जगह पर रहते थे। फिर क्या हुआ, चारों ट्राइब ग्रुप मुड़के जो है इन्होंने एक जनपद बना लिया। ठीक है, 4 ट्राइब बन गए, इन्होंने जनपद बना लिया। फिर 4 ट्राइब और ग्रुप साइड में थे। ठीक है, ये एक जनपद है, ये एक जनपद है, फिर ये दोनों जनपद जो है आपस में मिल गए, तो ये बन गया महाजनपद। ठीक है, 16 तरह के महाजनपद थे, उनके बारे में हम बात करेंगे लेटर वैदिक के बाद। ठीक है, लेटर वैदिक के बाद महाजनपद के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके अंदर पाटलिपुत्र की बात करेंगे, हम इसके अंदर अवंती की बात करेंगे, श्रावस्ती की बात करेंगे। ठीक है, इन सारे तमाम जगहों की बात करेंगे जो कि हम लोग 16 बड़े बड़े महाजनपद से उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जैनिज्म बुद्धिज्म कैसे आएगा। अच्छा, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में जो कंसेप्ट वो आ जाएगा, वर्ण सिस्टम इसी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वर्ण सिस्टम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम इसी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी हम यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, ये चीज भी हम यहीं पे देख लेंगे। फाइन, फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है वैदिक कल्चर में कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का इवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जैनिज्म बुद्धिज्म आ गया, महाजनपद आ गया, महाजनपद में डिफाइन कर चुका हूँ। देन आफ्टर महाजनपद के बाद हम बात करेंगे मौर्यास की। मौर्यास में बेसिकली हम लोग बात करेंगे अशोका की। ठीक है, और उनकी उनके पूरे क्लैन की बात करेंगे। मौर्यस के बाद हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यस की, एंड पोस्ट मौर्यस के बाद हम बात करेंगे गुप्तास की। इसके अंदर 2-3 चीज, एक चैप्टर जो होता है जिसको हम बोलते हैं संगम लिटरेचर, संगम एज जिसको बोलते हैं। संगम एज को मैंने वॉलंटरली यहाँ से हटाया है सिलेबस से, और क्यों हटाया उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप संगम एज पढ़ लेंगे तो बाकी हिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाएंगे।
उसके पीछे बहुत ऑथेंटिक सा रीजन है, क्योंकि कम से कम 26-27 किंग्स हैं, उन 26-27 किंग्स की कम से कम 5-5, 6-6, 10-10 जनरेशन हैं, और उन सभी के नाम ऐसे हैं जो कि आप नहीं कर पाएंगे। तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शंस में से, वैसे तो मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि हम पूरा चेरा चोला पांड्या के बारे में बात करेंगे, हम सारे मगधियन किंग्स के बारे में बात करेंगे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट जो डेप्थ में जाएंगे हम जाएंगे संगम लिटरेचर की, ठीक है, क्योंकि संगम लिटरेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आते हुए देखे हैं मैंने, पर संगम किंग्स से मैंने कभी क्वेश्चन आते हुए नहीं देखे हैं। तो इसलिए हम संगम लिटरेचर की बात करेंगे, संगम एज में सिर्फ संगम लिटरेचर की बात करेंगे, जो गुप्ता एज के बाद आएगा। गुप्ता एज को जो है भारतीय हिस्ट्री का गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे भारत की जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की इकोनॉमी से भी बहुत ज्यादा थी। फाइन, सोने के सिक्के उस टाइम पे हमारे कंट्री में चला करते थे, तो दैट वाज कॉल्ड गुप्ता एज, ठीक है। तो ये सारा चीजें हम पढ़ेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। फिर आता है हमारा मिडेवल इंडिया। मिडेवल इंडिया जो है बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज से निकलेगा, 750 से 1200 एडी का जो टाइम रहेगा, ये टाइम इसको बोला जाएगा, हम इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशनल फेज। इसी में हम संगम एज को पढ़ लेंगे, इसी में हम जो है चेरा चोला पांड्या के बीच में जो झगड़े थे, जो कलेश थे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। इसी तरह से हम देख लेंगे कि किस तरह से जो है इस्लामिक रूल इंडिया में आना शुरू होता है। 995 एडी में जो है सबसे पहले देखा जाता है कि महमूद ऑफ गजनी जो है इंडिया में आता है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर्स, एंड ही प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। 17 बार वो टेम्पल को सब प्लंडर करता है। देन आफ्टर उसकी अगले क्लैंस आते चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं 1191 में जो है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का फाइट होता है। अगेन ये बैटल चली जाएगी राजस्थान के अंदर, तो ये सब चीजें इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो 1192 जिससे बोलते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे देखा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है बैटल जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी को जो है जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और मोहम्मद गौरी वापस चले जाते हैं फरगना अपने, मतलब वापस अपने मिडिल एशिया चले जाते हैं, और यहाँ पे छोड़ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके गुलाम थे, मिलिट्री कमांडर थे, और वो स्टैब्लिश करते हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली, द किंग्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ममलूक डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी का मतलब होता है गुलाम वंश। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द खिलजी डायनेस्टी, जिसके अंदर मलाउद्दीन खिलजी एंड जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द लोधीज, देन सैयद्स एंड देन खिजिड्स, नहीं खिजिड्स एंड देन सैयद। ये क्रोनोलॉजी रहेगी। ये करीब 1200 से लेके 1526 तक जो है, मतलब 1200 से लेके 1526, करीब 326 साल जो है ये दिल्ली सल्तनत वाला हिसाब किताब चलेगा। फाइन। इसके अंदर हम जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर कई तरह के किंग्स को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, इसके अंदर इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, गयासुद्दीन बलबन को पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। देन मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सिकंदर शाह लोधी, इन सभी लोगों को पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है मुगल किंग्स। मुगल किंग्स का आपको पता ही है कि बाबर से शुरुआत होती है, बाबर, हुमायूं, देन अकबर, ठीक है। बाबर, इन सारे मुगल किंग्स को बेसिकली मैं डिवाइड करता हूँ, दो तरह के किंग्स को डिवाइड करता हूँ। एक होते हैं आपके अर्ली मुगल्स, या फिर जिसे बोलते हैं माइटी मुगल्स या रॉयल मुगल्स, और दूसरा आएगा आपका लेटर मुगल्स या फिर लेसर मुगल्स। अर्ली मुगल्स कहाँ तक रहेंगे? औरंगजेब तक जो है, 1707 तक, प्रिसाइजली 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तब तक हम बोलते हैं अर्ली मुगल्स। और 1700 के साथ के बाद जो भी किंग्स आए मुगल्स के, उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स। तो ये जो आपका चलेगा 1526 से लेके 1857 तक चलेगा, ठीक है। 1857 तक चलेगा, जब बहादुर शाह जफर टू जो है दिल्ली के रिवोल्ट में पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद उनको भगा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा टाइम चलेगा मुगल्स का। मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे इनकी जागीरदारी सिस्टम था, इनका 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 एक और सिस्टम बड़ा अच्छा, इनका पर्दा प्रथा था, इनका जिले इलाही था, इनका जो इनके नवरत्न थे उनको पढ़ेंगे, और इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम मनसबदारी सिस्टम, यस, मनसबदारी सिस्टम पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट लेटर मुगल्स। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली है, 1526 में बाबर आए, बट 1498 में कौन आया था, कोई बता सकता है? सर ब्रिटिशर्स, वास्को ड गामा, पोर्टुगीज। हाँ वही बात। पोर्टुगीज आ चुके थे, बट पोर्टुगीज आके अपना जो है कॉमरिन, केप कॉमरिन, या हम कह सकते हैं कि गोवा में जो है अपना हिसाब किताब सेट करना बैठ चुके, कालीकट से गोवा के बीच में बैठ चुके थे। एंड थैंक्स वो आए तो हमारे पास गोवा जैसी जगह है इंडिया में। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट कि 1600 के आसपास क्या होता है, 1600 के आसपास जो है हम देखते हैं कि यूरोपियंस इंडिया में आना एंटर करना शुरू करते हैं, 1595 से प्रिसाइजली। यूरोपियंस में कौन कौन आएगा? डच आएंगे, रशियन बोल रहा हूँ, डच आएंगे, फ्रांस के लोग आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे, तमाम तरह के लोग आएंगे, बट आखिरी में कौन स्टेबल रहेगा? ब्रिटिशर्स स्टेबल रहेगा। और हम लोग जो है ब्रिटिश कॉलोनी में कैसे कन्वर्ट होंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे लेटर मुगल से हम देखेंगे कि ये मॉडर्न इंडिया का ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको पूरा समझाते चलूंगा कि कैसे ट्रांजिशन होके ये मॉडर्न इंडिया में गया, और कैसे हम लोग जो है इस्लामिक रूल से निकल के जो है कॉलोनियल रूल के अंदर चले गए।
फाइन। साथ ही साथ इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, तो ये भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डायरेक्टली इसके अंदर पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? ओके गाइस, तो मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया था, कमिंग अप ऑफ यूरोपियन, पहले यूरोपियन कब आया इंडिया में? 1498, वास्को डे गामा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स, मुगल डिक्लाइन। अच्छा, हिस्ट्री में एक और बात याद रखना, एक बड़ा अच्छा, मैं दो कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको कभी जिंदगी में मत भूलना कि हिस्ट्री में क्या होगा, जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो छोटे छोटे कई सारे राज्य निकल आएंगे। ठीक है, चाहे मुगल्स हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे आपका अशोका हो, चाहे गुप्तास हो, चाहे संगम हो। ठीक है, जब भी ऐसा हुआ है, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य टूटा है, तो छोटे छोटे कई सारे सॉवरेन स्टेट निकल आए हैं। ठीक है, एक चीज ये याद रखने की है। दूसरी चीज जो हमें याद रखने की चीज है, दैट इज कॉल्ड जमा एंड मका। जमा का मतलब किस जमाने में हुआ, किस टाइमलाइन में हुआ, और मका मतलब किस जगह पर हुआ। तो जमा और मका अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये चीज याद रहेगी कि आपको हिस्ट्री को रिकॉल करने में बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि जो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि सर डेट याद नहीं होती है, तो डेट याद तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी यार, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिक्लाइन, मुगल्स का डिक्लाइन कैसे होता है और रीजनल पावर्स का उत्थान कैसे होता है। तो ये थ्योरी जो है इस पे बेस्ड है, इस वाली थ्योरी पे बेस्ड है। फाइन। जब भी कोई बड़ा साम्राज्य टूटेगा, क्योंकि हम अगर बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो यार ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेके आपका भूटान के पास तक, कवरिंग कश्मीर से लेके आपका नीचे तमिलनाडु तक, ये पूरा जो था, पूरा एरिया जो था, ये मुगल्स के अंडर आता था। और जैसे मुगल्स गिरना शुरू हुए 1707 के बाद, बेसिकली मुगल्स के गिरने के पीछे कई सारे रीजन थे। उसमें से एक रीजन ये भी था कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी बहुत ज्यादा स्टर्न थी, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, उसकी वजह से भी लोग काफी परेशान हो गए थे। बट एट द एंड धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुआ, और ये लोग इतने बड़े थे कि इनको गिरने में भी 150 साल लग गए। लाइक 1707 से 1857, एग्जैक्टली 150 साल लग गए इनको गिरने में, ये इतने इतने बड़े थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जब डिक्लाइन हो गया, रीजनल पावर्स आ गई, फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सपैंड करना शुरू किया अपने आप को। तो यहाँ पे हम कई तरह की वॉर्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश अफगान वॉर, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम एक टॉपिक उठाएंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर। ठीक है, इसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की, जिसको हम बोलते हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, कई सारे और भी लोगों ने थ्योरीज दी थी, उन सबको पढ़ेंगे। और देखेंगे कि इंडिया की इंडस्ट्री पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के एग्रीकल्चर पे, इन सभी चीजों का, इन सभी ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्जैक्टली। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे सोशल रिफॉर्म्स की। ये भी ब्रिटिश एरा के टाइम पे आया। तो सोशल रिफॉर्म्स किस किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे? एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, प्रेस के पर्सपेक्टिव में, एंड लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में। तो ये भी जो है मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। देन आफ्टर हम बात करेंगे रिसेंटमेंट एंड रिलेक्टेंस टुवर्ड ब्रिटिशर्स। ठीक है, हम देखेंगे कि अब लोग परेशान होना शुरू हो चुके हैं, तो लोग जो है रिलेक्टेंस देना शुरू कर चुके हैं, उनकी पॉलिसीज को रिलेक्टेंस देना शुरू, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया को अपना देश समझा ही नहीं। जो भी चीजें यहाँ प्रोड्यूस होती थी वो एक्सपोर्ट कर देते थे सीधा मैनचेस्टर, यूएस में या यूके में, सॉरी। फाइन। तो उससे क्या हुआ कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बिगड़ गई, इंडिया का जो एग्रीकल्चर साइकिल था वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से जो है इंडिया में फमाइन, इंडिया में इन्फ्लेशन, क्राइम, ये सब चीजें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को जो है रिलेक्टेंस देना शुरू किया। फाइनली जब रिलेक्टेंस हो चुका है, देन हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनलिज्म को। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कांग्रेस को, इसके अंदर पढ़ेंगे हम तमाम तरह की पार्टीज को, हम पढ़ेंगे कांग्रेस की फॉर्मेशन को, कांग्रेस में नरम दल, गरम दल, देन आफ्टर दिस बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट, एंड एनसीएम, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन अपना खिलाफत आंदोलन, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे हम इंडियन नेशनलिज्म के अंदर। एंड देन आफ्टर हम एक टॉपिक और उठाएंगे जिसको हम पढ़ेंगे सेपरेटिस्ट ट्रेंड्स, मतलब जो कि कांग्रेस की या फिर जो कन्वेंशनल तरीके से हटके जो है क्रांतिकारी तरीकों से जो है आजादी लेना चाहते थे। जैसे एचएसआरए हो गया है, एचएसआरए स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दैट मींस भगत सिंह वाली, जो भगत सिंह की जो वो थी, जो पार्टी थी। विल टॉक अबाउट गदर वाला, विल टॉक अबाउट उधम सिंह, इन सब लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइज, मॉडर्न इंडिया क्लियर है? मॉडर्न इंडिया किस तरह चलने वाला है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग अहेड। जब हम मॉडर्न इंडिया खत्म होता है तो हम लोग कहाँ पे आते हैं? हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम लोग 6 फेजेस में बात करेंगे, बट इसका फेज 7 भी मैंने तैयार कर दिया, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। दैट इज 2000 से 2010 के बीच का जो है वो वाला फेज भी तैयार कर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे 1947 से 1950 के बीच में इंडिया में क्या क्या बड़े बड़े इवेंट हुए, जैसे कि इंडिया आजाद हुआ, पहली वॉर हुई,
हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, ये सब चीजें इसके अंदर। गांधी जी की डेथ हुई, पार्टीशन हुआ, सबसे बड़ा जो है माइग्रेशन हुआ इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू इंडिया, 2 नेशन बन के आए। ठीक है, वो सब चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। 1951 से 60 के बीच में हम पढ़ेंगे नेहरू एरा को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे चाइना के युद्ध के बैकग्राउंड को देख सकते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन को देख सकते हैं हम, देखेंगे कि हम एग्रीकल्चर में कैसे बढ़े, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स को देख लेंगे इसके अंदर। 1961 से 70 के बीच में हम इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, 2 प्रोमिनेंट चीजें हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं। हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात देख सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर और भी तमाम तरह की चीजें देख सकते हैं। 1971 से 80 के बीच में हम देखेंगे स्माइलिंग बुद्धा, द इंडिया का पहला परमाणु परीक्षण। हम लोग देखेंगे इसके अंदर इमरजेंसी की बात करेंगे, हम लोग थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट की बात करेंगे, मास स्टरलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मारुति उद्योग की बात करेंगे। ये सारी चीजें हम करेंगे इस टाइम के बीच में 1970। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करी है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। वर्गीस कुरियन का वाला जो एपिसोड है, अमूल की स्थापना करी गई थी, वो सब बारे बात करेंगे इसके अंदर। फाइन। 1980s में हम देखेंगे द मोस्ट डायनामिक ईयर, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मारुति उद्योग, हम एशियन गेम्स की बात करेंगे, हम 83 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे, हम 84 के दंगों की बात करेंगे, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी की बात करेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इंडिया में होता है उसकी बात करेंगे, बफोर्स की बात करेंगे, ठीक है। देन हम मंडल कमीशन की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर का बैकग्राउंड भी इसी टाइम पे है। हम कश्मीरी जो लोग थे, कश्मीरी आउटरीच जो चल रहा है, हम उसकी बात करेंगे, जो पंडितों को वहां से भगा दिया गया था। इन सब चीजों के बारे में बात करें, दिल्ली के एंटी सिख राइट्स की बात करेंगे, ठीक है, इन सभी चीजों की बात इसमें करेंगे। 91 से 2000 के बीच में हम बात करेंगे असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, एलपीजी पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे डाउट अंडरवर्ल्ड की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे IC 814 जो कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया, तो उसकी बात करेंगे हम। अपने बाकी दो हमारे जो बाकी जो परमाणु परीक्षण हुए उसकी बात करेंगे, कारगिल वॉर की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी बातें इसमें करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हम कैसे कैसे बात करने वाले हैं इसके अंदर? इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, तो मूविंग अहेड अब आता है हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन को हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद सेक्शन को कवर करेंगे अलग तरीके से, ठीक है, आफ्टर दिस हिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन म्यूजिक, इंडियन लिटरेचर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, पपेट्री, रिलीजन्स इन इंडिया, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मार्शल आर्ट्स, स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन से हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो हम मिडिवल इंडिया में पढ़ चुके हैं उसको दोबारा पढ़ेंगे, देखेंगे, कैलेंडर्स, यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अवार्ड्स एंड लैंग्वेज इन इंडिया। ये सारा मिला के आपका आर्ट एंड कल्चर होता है। बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, बहुत सारा फैक्ट बेस होता है, बहुत कुछ इसके अंदर याद करना पड़ता है। फाइनली हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है किसी को? हाँ जी, हाँ जी गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री बड़ा सन्नाटा है ग्रुप में, क्या हो गया? सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था। ब्लैक मूवमेंट। एक मिनट। तो जैसे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, वैसे हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी डिवाइड होनी चाहिए। बट क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है गिनती के 12 या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 20 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया आज तक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरत है। नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के हर एक टॉपिक पे यू कैन हैव अ PhD डिग्री, ठीक है। तो वी आर नॉट हियर टू बिकम एन हिस्टोरियन और डॉक्टरेट इन हिस्ट्री, वी आर हियर टू बिकम सिविल सर्वेंट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को उतना ही पढ़ेंगे जितनी जरूरत है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा सिलेबस डिमार्केट किया है, और मैंने कभी इससे बाहर आती हुई चीजें नहीं देखी हैं। और इससे बाहर एक्चुअली यही सिलेबस जो UPSC भी डिफाइन करता है, मोर और लेस सेम सिलेबस है। तो देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल टू मॉडर्न एजेस। इसमें हम देखेंगे कि मिडिवल यूरोप एंड मॉडर्न यूरोप में क्या फर्क था, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, देखते हैं ना डोमिनेंट क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, क्या फर्क है, क्या मतलब है इसका? क्रिश्चियनिटी में हम लोग सेक्ट देखते हैं ना, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, क्या सर मतलब? एक खाली क्रॉस को मानते हैं और जीसस भी होता है कैथोलिक में। हाँ। कैथोलिक जो जीसस को बहुत अच्छे से मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट वो जो क्रिश्चियन जो हैं, बट वो चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन को प्रोटेस्ट करते हैं, क्या प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे मिडिवल इंडिया को, मिडिवल वर्ल्ड को, जो मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री को जो है डार्क एजेस भी कहा जाता था। तो उसके बारे में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 4 जुलाई आ गई, 3 दिन बाद क्या है 4 जुलाई को? 4th of July सर, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। यस, अमेरिकन फ्रीडम का जो है वो सालगिरह होती है। तो वो देखेंगे कि 1776 में कैसे आजाद हो गए हम, और 1947 में कैसे आजाद हुए,
देखेंगे, पूरा देखेंगे कि कैसे अमेरिका में लोग पहुंचे, कैसे उन लोगों ने सेटलमेंट करी, कैसे उन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया, कॉलोनियलिज्म को सेट किया, उसके बाद कैसे कनाडा बना, कैसे स्पेनिश पहुंचे, कैसे फ्रेंच पहुंचे, कैसे ब्रिटिशर्स पहुंचे, फिर कैसे वो 13 कॉलोनीज बनी जो कि आपकी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, उसी को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर रिवोल्यूशन कैसे हुई, ये सब चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, बहुत मजेदार, बहुत ही कमाल की चीज है। बॉस्टन टी पार्टी का कंसेप्ट आएगा, एक और मैस्कर आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो चीज आती है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन को, लुई 16, ठीक है। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म को, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे आकर हुई, कैसे कैसे मशीन ने चीजें चेंज करी, कैसे कैपिटलिज्म एज अ सेंस को आगे आगे बढ़ावा मिला। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट सोशलिज्म एंड लेबर मूवमेंट, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे इसके अंदर, हम मार्टिन लूथर किंग को पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इन दोनों फिलोसफीज को पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड पे पढ़ेंगे। देन ऑब्वियसली बात, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे छोड़ सकते हैं, रशियन रिवोल्यूशन 1917, ठीक है। पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स लाइक 1919 से लेकर 1939 के बीच में 20 साल में क्या क्या हुआ, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है इसके अंदर, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर पढ़ेंगे एंड डीकोलोनाइजेशन पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर इन दोनों के जस्ट बीच में हम पढ़ेंगे यूएन को पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस को पढ़ेंगे। खैर यूएन को तो हम IR में ही पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम पढ़ेंगे उसको लीग ऑफ नेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पीपीटी। आप लोग प्लीज सामने आ जाइए मेरे। आई होप आप लोगों को अब सब चीजें क्लियर हो गई है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है। काइंडली अपने कैमरे राइट्स को ऑन कर दीजिए, सामने आइए प्लीज। फाइन। सो गाइज, आज मैंने जो आपको लेक्चर पढ़ाया, पूरा जो हिस्ट्री का पूरा ब्रीफ दे दिया कि हम लोग कैसे हाउ वी आर अबाउट टू गोइंग, हाउ विल गो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हिस्ट्री। आप लोग सभी लोगों को क्लियर हो गया कि हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले, कैसे कैसे पढ़ने वाले, कैसे कैसे करने वाले। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So I have announcement to make. Now we are going to run the classes from Monday to Friday, 9 to 10:30, because it's a huge section and we need to cover it in मतलब बहुत जल्दी से हमें cover करना अच्छे से। And Saturday Sunday would be writing classes. Saturday Sunday would be writing classes, ठीक है। Writing is very important. अगर आप writing नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या हो गया, बाकी लोगों का कैमरा नहीं चल रहा क्या? Or should I gift someone, everybody a webcam? Sir, actually, I'm having some issues with my network. Okay, no problem. जिस चीज का चल रहा है वो तो चल रहा है, फाइन। सो गाइज, हम लोग अगले 50 दिन में इसको पूरा कवर करने वाले हैं विद प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव बोथ। सो मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी, काइंडली डू नॉट मिस द क्लासेस एंड मेंटेन द पेस विद द क्लास। फाइन। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो हम लोगों ने बात करी, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है तो काइंडली रेज योर हैंड एंड आस्क मी। मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है कि सबको समझ में आ गया। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। नाउ कैन आई आस्क समथिंग फ्रॉम यू गाइस? अगर आप लोगों को सबको समझ में आ गया तो सबसे पहले दीक्षा गायब हो गई, अच्छा इधर आ गई। Yes, sir. Okay. So can I ask you something, guys? Yes, No, sir. no problem. अभी नहीं है, अभी तो कुछ पूछने को है ही नहीं, ठीक है। तो गाइज, कल रात को 9 बजे से हम लोग जो है हार्डकोर तरीके से शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया की। एंड प्लीज डू नॉट मिस द क्लासेस और ऑल द बेस्ट। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के दिमाग के अंदर? आर यू श्योर? Yes, sir. रक्षिता, सागर, अनुष्का, बेटा कोई क्वेश्चन है? अनुष्का, No, sir. Thank you. रचित, रश्मि, स्तव्या, पीयूष, मोनिका? नो सर, Not नहीं है। yet, sir. ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट। कल गुड नाइट। हम लोग स्टे सेफ, कल बात करते हैं सब चीजों पे, ठीक है गाइज? बाय बाय, Good गुड night, नाइट, sir. टेक Okay, केयर। sir. राइट Good सर। night. Bye. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update, or visit our website. Thank you.